चलिए हम लोग पिछले क्लास में हम लोग कोवैलेंट रेडियस तक पढ़ लिए थे, एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे थे, तो एटॉमिक रेडियस पढ़ लिए थे। आज हमारा लेक्चर 6 है। लेक्चर 6 में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वंडरवॉल रेडियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एटॉमिक रेडियस 4 प्रकार का होता है, उसमें हम आपको बताए थे। सबसे फर्स्ट जो टाइप्स था वो था कोवैलेंट रेडियस, सेकेंड जो था वो था वंडर वॉल रेडियस, वंडरवॉल रेडियस, थर्ड था मेटालिक रेडियस और फोर्थ था आयोनिक रेडियस। तो अभी हम चर्चा करेंगे वंडरवॉल रेडियस के बारे में। हम लिख देंगे यहाँ इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर half of the internuclear distance between two nearest molecules in non-bonded state, in non-bonded state। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिफाइंड होता है, हम सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं ये डिफाइंड होता है हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किसके बीच, दो नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स के बीच जो कि नॉन बॉन्डेड स्टेट में होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग वंडरवॉल रेडियस कहते हैं। अब वंडरवॉल रेडियस को हम बनाते हैं, जैसे वंडरवॉल रेडियस को हम अगर बनाएंगे तो इस तरह से बनता है। इसको हम बी कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ए कहते हैं, ठीक है। फिर हम एक और आइटम लेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे ये बी हुआ और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ए होगा, ठीक है। फिर हम एक बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये ए बनेगा और ये क्या बनेगा, बी बनेगा, ठीक है। तो अब इसको बनाते हैं, ये बी बी के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो इसको हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे डी बी बी, ठीक है, डी बी बी का डिस्टेंस। और इसके बीच जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, डी ए का डिस्टेंस। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि वंडरवॉल रेडियस, इस एटम को हम बी मान ले, तो वंडरवॉल रेडियस ऑफ बी तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, तो डी बी बी बाई क्या लिख देंगे, 2। तो एक ये निकल गया हमारा, ठीक है। दूसरा अगर हमको बोलेगा ए वाले का निकालो तो कैसे लिख देंगे, हम सिंपली लिख देंगे, क्या लिखेंगे, वंडरवॉल रेडियस ऑफ व्हाट, ए, तो क्या लिख देंगे, डी ए बाई क्या, 2 हो जाएगा ना। तो इस तरीके से हम वंडरवॉल रेडियस को निकालते हैं, ठीक है। वंडरवॉल रेडियस और कोवैलेंट रेडियस में अगर हमको पूछता है कि किसका ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस, तो आप जानते हो कोवैलेंट रेडियस का मतलब ये होता है, इसको हम लोग कोवैलेंट रेडियस कहते हैं। और वंडरवॉल रेडियस का मतलब ये होता है, दैट मीन्स नॉन बॉन्डेड स्टेट, इसके बीच के। तो डिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, इसका रेडियस यहीं तक रह गया, इसका रेडियस नॉन बॉन्डेड स्टेट है, इसका बॉन्डेड है, तो ये वंडरवॉल तो ज्यादा किसका हो गया, वंडरवॉल रेडियस का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वंडरवॉल रेडियस का डिस्टेंस ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, कोवैलेंट रेडियस के कंपेयर में। चलिए इसको नोट करके आप लोग लिखिए, समझ गए होंगे, लिखिए जल्दी से। जल्दी से लिखिए इसको। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हाँ चलिए जल्दी से लिखिए आप लोग। चलिए इसके आगे आप लोग देखें, ठीक है, नोट करके अब बता रहे हैं आपको हम, नोट करके देखिए। आप ये समझिए कि सबसे पहला पॉइंट, वंडरवॉल रेडियस
is not applicable for मेटल्स। वंडरवॉल रेडियस अप्लीकेबल नहीं है किस चीज के लिए? मेटल्स के लिए। दूसरा बात हम ये कह सकते हैं कि फॉर इनर्ट गैस ओनली वंडरवॉल रेडियस इज डिफाइंड। मतलब इनर्ट गैस के लिए सिर्फ वंडरवॉल रेडियस डिफाइंड होता है। और तीसरा लिख सकते हैं कि वंडरवॉल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, वंडरवॉल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवैलेंट रेडियस बिकॉज वंडरवॉल force of attraction is weaker than covalent bond। इस सब का मतलब समझिए। सबसे पहला चीज है कि वंडरवॉल रेडियस एप्लीकेबल नहीं है मेटल्स के लिए। दूसरा है कि इनर्ट गैस के लिए सिर्फ वंडरवॉल रेडियस डिफाइन होता है और वंडरवॉल रेडियस ग्रेटर होता है कोवैलेंट रेडियस से, क्योंकि वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो वीकर होता है कोवैलेंट बॉन्ड से। और दूसरा कारण ये भी बोल सकते हैं कि जो वंडरवॉल रेडियस है वो नॉन बॉन्डेड स्टेट में होता है। ठीक है, और जो हमारा कोवैलेंट रेडियस है वो हमारा कैसे होता है? वो हमारा बॉन्डेड स्टेट में होता है। तो रेडियस किसका ज्यादा होगा? रेडियस वंडरवॉल का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कोवैलेंट। चलिए लिखिए जल्दी से इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, वंडरवॉल रेडियस के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे मेटालिक रेडियस के बारे में। मेटालिक रेडियस को हम लोग mr से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये सॉलिड स्टेट में जनरली होता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब हम इसके बारे में एक फिगर बनाते हैं फिर आपको समझाएंगे। जैसे इस टाइप का एक फिगर बनाते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब ये हमारा मेटालिक लैटिस है, ये हमारा मेटालिक, ठीक है, ये हमारा मेटालिक लैटिस है। समझिएगा चीजों को, ये हमारा मेटालिक लैटिस है। यहाँ ये हमारा ए मेटालिक लैटिस है, इसका रेडियस ये है, इसका रेडियस ये है। इसके बीच का डिस्टेंस जो है हमारा क्या है? डी है। इसके बीच का डिस्टेंस हमारा डी है। तो मेटालिक रेडियस ऑफ एटम ए, ये पूरा को लैटिस एक माने हैं तो क्या हो जाएगा? डी बाई टू, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स बाई क्या कर देंगे? टू। तो मेटालिक रेडियस क्या आ गया? डी बाई टू। हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस between two nearest atom in closely packed metallic lattice. It is defined as the half of the distance between two nearest atom in closely packed metallic lattice. इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे कि ये डिफाइंड होता है हाफ ऑफ द दो नियरेस्ट एटम का जो कि क्लोजली पैक्ड होगा मेटालिक लैटिस में। ठीक है, अब कंपेयर आपको करना है कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वंडरवॉल रेडियस। तीनों में ज्यादा कौन सा इफेक्टिव है? अगर हमको कंपैरिजन करना होगा
ठीक है, रेडियस ऑफ कोवैलेंट, रेडियस ऑफ मेटालिक और रेडियस ऑफ वांडरवाल, किसका रेडियस ज्यादा होगा? तो आप जानते हो वांडरवाल का मतलब क्या होता है, नॉन बॉन्डेड स्टेट, मतलब इस टाइप का स्टेट। देखो दो अलग अलग है, नॉन बॉन्डेड है तो इसका रेडियस सबसे ज्यादा। मेटालिक का मतलब कैसे होता है, मतलब सटा हुआ इस टाइप का, ठीक है, तो इसको हम मेटालिक कहते हैं। और कोवैलेंट का मतलब क्या, म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब ये तो सबसे कम इसका कोवैलेंट, फिर मेटालिक और फिर क्या, वंडरवाल। तो सबसे ज्यादा वंडरवाल, फिर मेटालिक, फिर कोवैलेंट। इसको लिख लीजिए आप लोग, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए जल्दी से लिखिए इसको। चलिए आगे देखिए, अब है पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक रेडियस, इन एटॉमिक रेडियस, पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक रेडियस। उसमें सबसे पहला जो आएगा वो आएगा ए लॉन्ग पीरियड, पीरियड के एलोंग अगर हम बात करते हैं तो लेफ्ट से राइट जाएगा, लेफ्ट से क्या जाएगा, राइट। तो जेड इफेक्ट जो होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम क्या बताए थे, बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, घटेगा। आप एक और चीज समझिएगा कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है, और हमारा पीरियड 1 2 3 ऐसे जाता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो पीरियड 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 18, मतलब नंबर ऑफ रूम की संख्या उतना ही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पीरियड उतना ही, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो साइज क्या होगा, घटेगा। जैसे एक रूम में आप मान के चलिए कि उस रूम की कैपेसिटी है 20 बच्चे का और हम बैठा दे 100 बच्चा, तो सब बच्चा क्या हो जाएगा, एक दूसरे में ज्यादा सटेगा, सब अपना अपना साइज क्या कम कम करेगा, मतलब उस सब के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, तो साइज क्या होगा, घटेगा। तो जेड इफेक्ट ज्यादा तो साइज क्या, कम। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना जी, ऑन मूविंग, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, on moving left to right in any period, in any period, z effect increases, z effect increases, due to which, due to which outer cell electron, outer cell electrons are pulled towards, are pulled towards nucleus, and hence size decreases। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन मूविंग, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, हम कहां से कहां पीरियड में जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट में पीरियड में, ठीक है। तो जेड इफेक्ट क्या करेगा, हमारा इंक्रीज करेगा, जेड इफेक्ट इंक्रीज किया, क्यों, क्योंकि आउटर सेल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के तरफ खिंचाता है और साइज क्या करता है, साइज डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब हम बात करेंगे एलोंग ग्रुप की, एलोंग ग्रुप्स। तो ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या करता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, तो साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। जेड इफेक्ट इसमें रिमेन सेम होता है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऑन मूविंग, ऑन मूविंग top to bottom in any group,
in any group z effect remains same, z effect remains same, but number of cell goes on increasing due to which distance between nucleus and outer cell electrons increases, and hence size increases. मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ा, अब 100 आदमी है और रूम भी बढ़ते गया तो साइज भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में जेड रिमेन सेम रहता है और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, जिसके कारण डिस्टेंस न्यूक्लियस के बीच जो होता है और आउटर सेल के बीच वो भी इंक्रीज करता है, जिसके कारण साइज क्या होता है, हमारा बढ़ता है। लिख लीजिए इसको, मतलब पीरियड में हम समझ गए कि पीरियड में हमारा क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज घटता है और टॉप टू बॉटम आने पे साइज क्या होता है, बढ़ता है। लिखिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसे मान के चलिए छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल मान के चलिए हम पीरियड 1 की बात करते हैं। पीरियड 1 में हमारा कौन आता है, हाइड्रोजन आता है और एक कौन आता है, हीलियम आता है। बोल रहा है कि साइज बताइए किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का ज्यादा है या हीलियम का ज्यादा है। तो आप लोग क्या कहोगे कि लेफ्ट से राइट जा रहा है, साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब हाइड्रोजन है और हीलियम है तो हाइड्रोजन का साइज बड़ा और हीलियम का साइज छोटा, क्योंकि साइज घट रहा है लेफ्ट से राइट में। लेकिन आप जान जाओ कि हाइड्रोजन भी गैस है और हीलियम भी गैस है, बट हीलियम क्या है, हीलियम हमारा इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस में आप जानते हो वंडरवाल रेडियस लगता है। तो ये क्वेश्चन एक्सेप्शन है, ठीक है, वंडरवाल रेडियस लगता है और आप जानते हो कि रेडियस कोवैलेंट मेटालिक और वंडरवाल में सबसे ज्यादा किसका होता है, वंडरवाल का। इसलिए हीलियम का साइज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। आंसर। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, अगर हम पीरियड 2 का लेते हैं, पीरियड 2 में हमारा कौन आता है, लिथियम आता है, ठीक है, फिर बेरिलियम आता है, बोरोन आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मतलब साइज क्या होना चाहिए था, साइज घटना चाहिए था। मतलब साइज सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था, लिथियम का, फिर बेरिलियम का। मतलब अगर हमको साइज लिखना है, तो सबसे ज्यादा लिथियम, फिर किसका, बेरिलियम, फिर किसका, बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और नियोन। हम जानते हैं कौन सा है, इनर्ट गैस और वंडरवाल रेडियस। मतलब नियोन का साइज सबसे ज्यादा और उसके बाद सब आएगा। तो ये साइज का ऑर्डर हो गया पीरियड सेकेंड का। क्यों हुआ नियोन का ज्यादा, क्योंकि नियोन क्या है, आपका इनर्ट गैस है और उसमें वंडरवाल रेडियस लगेगा, इसके कारण साइज इसका ज्यादा हो जाएगा। चलिए लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम पीरियड 3 की बात करते हैं, पीरियड 3 में हमारा कौन आता है, सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है, एल्युमिनियम आता है, सिलिकॉन आता है, फास्फोरस आता है, सल्फर आता है, क्लोरीन आता है और आर्गन आता है। सिंपल है, सबसे ज्यादा साइज किसका हो जाएगा, सोडियम, लेफ्ट टू राइट साइज करता है, फिर किसका, मैग्नीशियम, फिर किसका, एल्युमिनियम, फिर किसका, सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन और आर्गन क्या है हमारा, आर्गन हमारा इनर्ट गैस है, ठीक है, और इसमें वंडरवाल रेडियस होता है, जिसके कारण साइज इसका सबसे ज्यादा, तो आर्गन एक्सेप्शनली। आंसर, ये साइज का ऑर्डर हो गया। चलिए फटाफट इसको लिखिए, पीरियड 1 to 3 का।
चलिए नेक्स्ट देखिए, ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, अब मान के चलिए हमारा क्वेश्चन आया कि ग्रुप 1 का, तो ग्रुप 1 में कौन आता है? ग्रुप 1 में आता है लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटासियम आता है, रुबोडियम आता है, सीजियम आता है, ठीक है, ये सब आता है। तो टॉप टू बटम हम जानते हैं, टॉप टू बटम क्या होता है, टॉप से बटम साइज बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर पोटासियम और फिर सोडियम और सबसे कम लिथियम, ठीक है। लिथियम हो जाएगा, हाइड्रोजन इसका पार्ट नहीं है, और फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है। तुम लोग कहोगे कि सर हाइड्रोजन भी आता है, तो हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट है और इसका पार्ट नहीं है, और फ्रेंसियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो ये ग्रुप 1 का ऑर्डर हो गया साइज का। अगर हम ग्रुप 2 की बात करते हैं, तो ग्रुप 2 में कौन आता है आपका? ग्रुप 2 में आपका आता है, कौन आता है ग्रुप 2 में? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? बेरियम, फिर स्ट्रोंटियम, फिर कैल्शियम और फिर मैग्नीशियम। अब रफ में आइडिया आपको देते हैं। ग्रुप जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में कौन आया है? ली, ना, का, रब, से, फरा। तो हमने क्या बोला कि टॉप टू बटम साइज क्या होता है? साइज बढ़ता है। तो आप कहोगे फ्रेंसियम सबसे ज्यादा, तो जान जाओ फ्रेंसियम एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसलिए इसको कंसिडर नहीं किए। और हाइड्रोजन हमारा इसका पार्ट नहीं लेते हैं हम, ठीक है, ये एक नॉन मेटल है। तो सबसे ज्यादा साइज किसका हो जाएगा? सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर पोटासियम, फिर सोडियम और फिर लिथियम। तो साइज धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है, साइज धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसके अनुसार से देखते हैं, ठीक है, यहां तक लिखिए। चलिए जल्दी से इसको लिखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आईआईटी जेई में पूछा है, ठीक है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेसिकली है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ये क्वेश्चन है, और ये 3D सीरीज का क्वेश्चन है, 3D सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? जैसे हम जानते हैं स्कैंडियम होता है, टिटेनियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और क्या होता है? जिंक होता है, हम ये जानते हैं। और एटॉमिक नंबर भी सबका जानते हैं, 21, 22, 23, इसका 24, इसका 25, 26, 27, 28, 29, 30, और ये सारा एटॉमिक नंबर हमने लिख दिया। अब सबसे पहले एटॉमिक नंबर सारा लिख दिए, 3D सीरीज का है, ये भी हम समझ गए कि ये हमारा कौन सा सीरीज का है? 3D सीरीज का है, ठीक है, 3D सीरीज का है, ये समझ गए। और 3D सीरीज का है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब बोल रहा है कि इसमें साइज बताइए, सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? स्कैंडियम है, टिटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है। तो सबसे पहले ये सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, ये सबका सबसे पहले क्या लिखिए? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसका क्या आ जाएगा? स्कैंडियम का अगर हम लिखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। 2 2 4 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, 1 21, मतलब लास्ट वाला लिखो 3d1। तो इसका क्या आ जाएगा? 22 है, तो 3d2, इसका 3d3, इसका 3d4, ठीक है। लेकिन 3d4 एक्सेप्शनली याद है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 3d क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। और इसका भी क्या हो जाएगा? 3d5, और इसका 3d6, इसका 3d7, इसका 3d8, इसका 3d10 और इसका 3d10। अब ध्यान से समझना, D4 और D9 नहीं आता है कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये तीनों को हम सबसे पहले लेते हैं। इस तीनों में जेड इफेक्ट ज्यादा है, मतलब साइज क्या होगा? कम होगा, ठीक है।
लेफ्ट टू राइट ऐसे भी साइज कम होता है। अब 3D5 से लेकर 3D8 तक देखो, ठीक है, साइज ऑलमोस्ट जो होता है, साइज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, मतलब इसमें जेड इफेक्ट रिमेन सेम होता है और साइज भी रिमेन थोड़ा थोड़ा सेम आता है। कैसे सर? तो 3D अगर हम बात करते हैं 3D5 तो आप समझ गए, अगर हम बात करते हैं 3D6 की, तो आप सोचो ना 3D6 का D मतलब 5 बक्सा, 1 2 3 4 5 फाइव और वाइटर, तो 6 5 तो बना लेंगे, 6 1 2 3 4 5 ये तो हो गया, 6 करना है तो एक यहाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा तो भागेगा एक दूसरे को छोड़ के, एक दूसरे के तरफ, तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन आप देखो 3D10 में, 3D10 का स्ट्रक्चर जब बनाते हैं ऑर्बिटल में तो 5 बॉक्स होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, मोर होगा, तो साइज भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब अगर ऑर्डर ऑफ साइज हमको लिखने को बोल दे तो सबसे पहले साइज तो धीरे धीरे घटते जाएगा, तो सबसे बड़ा साइज तो है हमारा स्कैंडियम, ये तो बात सबको पता है। उसके बाद कौन है, टिटेनियम, ये भी पता है। उसके बाद एक्सेप्शनल आ जाता है, मतलब जिंक और कॉपर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इसका सबसे ज्यादा है, जिसके कारण साइज भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो जिंक का इसके बाद आ जाता है, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा, वेनेडियम आएगा। उसके बाद क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज, आयरन और कौन है, कॉपर, ठीक है, आयरन और कॉपर, ये सबका साइज लगभग सेम होगा। उसके बाद आएगा तुम्हारा कोबाल्ट और उसके बाद आएगा तुम्हारा निकल। ये ऑर्डर ऑफ साइज होता है, ये बहुत डिफिकल्ट है याद करना, ठीक है, ये बेसिकली डिफिकल्ट है, लेकिन आप चाह जाओगे तो याद कर सकते हो, ठीक है। तो स्कैंडियम, टिटेनियम, फिर जिंक, फिर वेनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और कॉपर का लगभग सेम, फिर कोबाल्ट और निकल। इसको याद करने का तरीका है, स्कूटी में जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, स्कूटी इसको बोल सकते हैं स्कूटी, ठीक है, में जिंक, जिंक वैसे बराबर, ये सबको बोल देंगे बराबर, ठीक है, याद करना पड़ेगा, कोई नहीं, ठीक है। इसको सिंपल तुम याद कर लेना, ये डी ब्लॉक का है, ठीक है, ये डी ब्लॉक का है हमारा, इसको सिंपली आपको याद करना होगा, लिख लीजिए इसको। ये ए नंबर था डी ब्लॉक का एक्सेप्शनल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बी नंबर में, बी नंबर में हम लोग बात पढ़ रहे हैं बोरोन फैमिली के बारे में, बोरोन फैमिली, ठीक है। बोरोन फैमिली ग्रुप 13 में आता है, ठीक है, ये हमारा कौन सा ग्रुप में आता है, ग्रुप 13 में। हम लिखते कैसे हैं, इस तरीके से लिखेंगे, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और सेलेनियम, ठीक है। अब हम जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोरोन का 5, इसका 13, इसका 31, इसका 49 और इसका 81, ठीक है। हम सिंपली जानते हैं टॉप टू बॉटम हमारा साइज क्या करता है, साइज बढ़ता है, मतलब सबसे ज्यादा साइज किसका होना चाहिए था, टीएल का, फिर किसका होना चाहिए था, आईएन का, फिर किसका होना चाहिए था, जीए का, फिर एल का और फिर बी का, ये साइज होना चाहिए था।
लेकिन ये जो है ये एक्सेप्शन में है ये क्वेश्चन, मतलब ये साइज क्या हो जाएगा, रॉन्ग, गलत साबित हो जाएगा। तो सही क्या होगा, ठीक है, तो साइज सही क्या होगा इस चीज को हमको देखना है, ठीक है। तो साइज अगर सही हमको देखना है तो आप ये चीज जान लो कि लगभग इंडियम और टिलियम का साइज जो होता है वो लगभग सेम होता है, वो लगभग क्या होता है, सेम होता है। मतलब एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली जो ऑर्डर ऑफ साइज आएगा वो इस तरीके से आएगा, सबसे ज्यादा टीएल, ठीक है, सबसे ज्यादा साइज किसका हो गया, टीएल का, उसके बाद किसका हो गया, टीएल के बाद आईएन, ठीक है, टीएल के बाद आईएन, उसका जीए और एएल में साइज का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, पहले एएल होगा और उसके बाद जीए होगा, पहले एएल फिर जीए और फिर क्या हो जाएगा बी, मतलब क्या, बोरोन। तो सबसे ज्यादा साइज किसका आ गया, टीएल का, उसके बाद किसका आया, आईएन का, उसके बाद एएल फिर जीए फिर बी। ऐसा क्यों हुआ सर, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंडियम और टैलियम का साइज डिफरेंस जो होता है वो बहुत बहुत कम होता है, साइज डिफरेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। कैसे सर, आप कैसे कह सकते हैं, तो आप जान जाओ कि टेरेलियम का 170 पिकोमीटर होता है, इंडियम का 167 पिकोमीटर होता है, एल्युमिनियम का 143 पिकोमीटर, इसका 135 पिकोमीटर और बोरोन का 85 पिकोमीटर। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो ये जो साइज है, साइज इन व्हाट, साइज इन पिकोमीटर। और आप ये जो देख रहे हो इंडियम और टेरिलियम का, इसमें लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन है, इसके कारण से ऐसा हुआ है। अब बहुत बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा होगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसको कहें, और इस दोनों में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। तब इस चीज को समझना है कि ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं नोट करके, यहाँ पे नोट करके हम लिख भी देते हैं कि स्मॉल साइज हो गया गैलियम का एल्युमिनियम से, स्मॉल साइज ऑफ गैलियम कंपेयर्ड टू एल्युमिनियम, small size of gallium compared to aluminum is due to transition contraction, transition contraction and contraction transition contraction is observed in D block elements, and after D block elements and after D block elements it is only present in gallium, it is only present in gallium, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि स्मॉल साइज जो होता है गैलियम का वो स्मॉल साइज गैलियम का कंपेयर होता है एल्युमिनियम से, वैसा ये इसलिए होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण, और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व्ड होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर छोड़ के बात करें तो सिर्फ ये प्रेजेंट है किसमें, गैलियम में। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अब एक और बात है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, उसको समझना होगा कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स with the increase of atomic number, with the increase of atomic number, extra protons goes into nucleus
due to which nuclear charge increases but extra electrons goes into F subcell which has very poor shielding which have very poor shielding and and due to increase nuclear charge and less shielding outer shell electrons are tightly pulled by nucleus are tightly pulled by nucleus. So size contracts मतलब कमी. So size contracts and this is known as lengthenoid contraction. ठीक है. और हम ये भी लिख सकते हैं कि lengthenide contraction occurs in lengthenoid as well as all elements appearing in lengthenide series. Lanthanides occur in lengthenoid. ठीक है. lengthenoid series. ठीक है. lengthenoid series डायरेक्ट लिख देते हैं. lengthenoid क्या series. lengthenoid series. अब इसका मतलब समझ लीजिए कि lengthenoid series contraction का मतलब क्या होता है. तो जैसे ही F ब्लॉक एलिमेंट्स में आप जाओगे, ठीक है, F ब्लॉक एलिमेंट्स में जाने के बाद एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा प्रोटॉन न्यूक्लियस में जाएगा जिसके कारण से न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो F सबसेल में जाएगा, जिस F सबसेल का ऐसे भी शील्डिंग क्या होता है, बहुत पुअर होता है. हम बताए थे कि S और F में S का लेस डिफ्यूज होता है और शील्डिंग ज्यादा होता है. 1,00,000 वाला एग्जांपल जो आपको दिए थे याद होगा. तो F सबसेल का शील्डिंग बहुत कम होता है जिसके कारण से उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है और शील्डिंग कम होने के कारण आउटर सेल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो खींचा जाता है न्यूक्लियस के तरफ, टाइटली पुल्ड होता है न्यूक्लियस के तरफ, जिसके कारण साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है. और इसी को हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और ये अकर होता है लेंथेनाइड सीरीज में. चलिए इसको एक बार लिख लीजिए, फिर एग्जांपल देते हैं हम. जल्दी लिखिए. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप लोग. एग्जांपल देखिए अब. जैसे एग्जांपल के तौर पे हम चाहेंगे, ठीक है, एग्जांपल देखिए आप लोग. एग्जांपल डी ब्लॉक की अगर बात करते हैं हम, तो डी ब्लॉक में ग्रुप थर्ड की बात करते हैं. ठीक है, कौन आता है, स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनियम. ठीक है, तो ये 21 पे, ये कितना पे 39 और ये कितना 57. अगर साइज की आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा किसका है, La
फिर किसका Y और फिर किसका Sc होगा। लेकिन अगर वही हम ग्रुप 4 की बात करें तो ये क्या चीज में चला जाएगा, एक्सेप्शन में चला जाएगा। और क्या हो जाएगा, स्कैंडियम के बाद टिटेनियम आता है, ट्रियम के बाद जैक्रोमियम और यूफोमियम, ठीक है। तो इसमें साइज जो होता है ZR और HF का लगभग सेम होता है, क्यों, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और सबसे कम किसका होता है, Ti का। तो यही होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। F ब्लॉक में एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण पुअर शिल्डिंग होता है, तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का खिंचाता है, जिसके कारण साइज कम होता है। चलिए लिख लीजिए इसको। जल्दी से लिखिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, आयोनिक रेडियस के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। 3 हम चर्चा कर लिए, ये लास्ट है हमारा। कौन है, इसका नाम है हमारा आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस and electrons of outermost shell, distance between nucleus and electrons of outermost shell in any ion is known as ionic radius। जो डिस्टेंस होता है किसके बीच, न्यूक्लियस के बीच और इलेक्ट्रॉन के बीच आउटर मोस्ट सेल के, किसी भी आयन में, उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक रेडियस। आयंस फॉर्म कैसे होता है, तो हम यहाँ पे ये भी बात लिख देते हैं। आयंस इज फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आयंस कैसे फॉर्म होता है, तो आयंस फॉर्म होता है लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन का करने से आयंस क्या होता है, आयंस फॉर्म होता है, ठीक है। आयंस इज फॉर्म बाय लॉस और गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सिंपली हम मान के चलिए आयंस लिखते हैं, ठीक है। आयंस को कितने प्रकार में बांटे, 2 प्रकार में। एक क्या होता है हमारा, केटायंस होता है, ठीक है। केटायंस कहने का मतलब क्या होता है, केटायंस को हम कह सकते हैं फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस जब होता है तो केटायन फॉर्म होता है। मतलब मेटल जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो केटायन फॉर्म होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर, ये सब तो तुम जानते हो, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये तो जान गए, क्यों, क्योंकि केटायन है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कमेगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कमेगा तो जेड इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो निगेटिव घट रहा है तो पॉजिटिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि आर केटायन और आर एटम। अब समझना ध्यान से, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज कमेगा, मतलब केटायन का साइज क्या होगा, कमेगा।
तो आर एटम और आर केटायन में साइज किसका ज्यादा होगा? आर एटम का। आर केटायन का साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है बात? अब केटायन के बाद हम बात करते हैं एनायंस की। ठीक है, एनायंस की। तो एनायंस किसको कहते हैं? गेन फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्म होता है किस चीज से? इलेक्ट्रॉन को गेन करने से। मतलब एम कोई मेटल है, वो नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो क्या बनाएगा? एम माइनस। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अब सोचो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो जेड इफेक्ट अपने आप क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और जेड इफेक्ट कम मतलब साइज बढ़ेगा, तो आर एटम और आर एनायन में साइज किसका ज्यादा होगा? तो आप जानते हो ना, अभी बताए हैं कि साइज क्या बढ़ेगा, तो रेडियस ऑफ एनायन का साइज क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ एनायन का साइज बढ़ेगा। तो अगर इतना बात हम सीख लिए तो नोट करके अगर हमसे कोई पूछेगा कि आर एटम, आर एनायन, आर केटायन में किसका साइज सबसे ज्यादा, तो आर एनायन का साइज सबसे ज्यादा, आर एटम का साइज मीडियम, और सबसे छोटा साइज किसका होगा? आर केटायन का। तो ये बात को आप लोग ध्यान पूर्वक याद रखिएगा। सबसे ज्यादा साइज किसका हो जाएगा? आर एनायन का। सबसे ज्यादा साइज आर एनायन, सबसे छोटा साइज आर केटायन, और फिर आर एटम। याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए फटाफट। जल्दी से लिखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, अब ये चीज जान लो कि नोट करके कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ anion is loosely held, so it can be easily polarized और deformed। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो एनायन का होता है वो लूजली हेल्ड होता है और इजिली पोलराइज्ड होता है और डिफॉर्म्ड होता है। ठीक है, अगर हम ए नंबर की बात करते हैं तो साइज ऑफ आयन अगर हमारा इंक्रीज करेगा, साइज ऑफ आयन इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। साइज ऑफ आयन इंक्रीज करता है अगर ग्रुप में नीचे जाओगे। तो ग्रुप 1 में कौन आता है आपका? जानते हो, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम आता है। तो सबसे ज्यादा साइज सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर पोटासियम, फिर सोडियम, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। अगर हम ग्रुप सेकेंड की बात करें, बेरिलियम है हमारा, मैग्नीशियम है हमारा, कैल्शियम हमारा है, स्ट्रोंटियम है। तो सबसे ज्यादा साइज स्ट्रोंटियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम। अगर हम ग्रुप 16 की बात करते हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलरियम है। तो सबसे ज्यादा साइज टेलरियम, सेलेनियम, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। ये तो ए नंबर हुआ। बी नंबर कहता है कि फॉर केटायन ऑफ सेम एलिमेंट, फॉर केटायन ऑफ same elements, for cation of same elements of same period, higher is the charge, higher is the charge on ion
on ion, smaller will be its size. Smaller will be its size. इसका मतलब क्या हो गया? अगर केटायन, अगर हमारा केटायन जो कि सेम एलिमेंट है और सेम पीरियड का है, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज क्या होगा? कम होगा। कैसे सर? तो हम बोल सकते हैं, अब सोचिएगा, चार्ज ज्यादा हुआ मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, मतलब सोचिए कि इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा लॉस किया होगा, तो इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा लॉस किया होगा तो उतना ही ज्यादा जेड इफेक्ट क्या हुआ होगा? बढ़ा होगा। तो साइज क्या हुआ होगा? घटा होगा। मतलब चार्ज ज्यादा तो साइज कम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे कोई पूछता है क्रोमियम+2 और क्रोमियम+3 और क्रोमियम+4 और क्रोमियम+6 में साइज बताइए किसका सबसे ज्यादा होगा? तो चार्ज इसका सबसे ज्यादा है, मतलब जेड इफेक्ट भी ज्यादा, मतलब साइज कम, तो साइज ज्यादा किसका? जिसका चार्ज कम होगा, इन केस ऑफ केटायन। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर मान के चलिए Mn+2 है, Mn+4 है, Mn+6 है, तो सबसे ज्यादा साइज Mn+2, फिर +4, फिर +6। चलिए इसको लिख लीजिए दोनों पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट देखिए, सी नंबर। सी नंबर कह रहा है कि फॉर anions higher is the charge on ion, higher is the charge on ion, more will be the number of electron, more will be the number of electron, so a smaller will be Z effect, so a smaller will be Z effect, मतलब effective nuclear charge, and hence larger will be size, larger will be size। अब क्या बोल रहे हैं कि एनायंस के केस में चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब जेड इफेक्ट घटेगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो जेड इफेक्ट घटेगा, तो साइज क्या होगा? ज्यादा होगा। चार्ज जितना बढ़ेगा, जैसे हम बोलेंगे कि जेड इफेक्ट कमेगा तो चार्ज क्या होगा? चार्ज बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो साइज क्या होगा? साइज भी बढ़ेगा, इन केस ऑफ ये एनायंस के केस में। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन -2, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो जेड इफेक्ट कम, तो साइज इसका ज्यादा। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, N है, N-2 है, N-3 है, M-1, तो इसका चार्ज ज्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो जेड इफेक्ट कम, तो साइज ज्यादा। समझ रहे हैं? तो इस अनुसार से हम देखते हैं। चलिए लिख लीजिए सी नंबर फटाक से। पाँच मिनट, जल्दी से लिखिए। चलिए डी नंबर देखिए, फोर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का मतलब क्या होता है आप समझते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका सेम हो, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, so ions having higher value of Z, Z कहने का मतलब एटॉमिक नंबर,
will be smaller in size and ions having a smaller value of Z मतलब एटॉमिक नंबर will be larger in size मतलब हम कह सकते हैं इसलिए कि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा उसका साइज कम। जैसे एग्जांपल में सोडियम प्लस है और Mg+2 है और यहाँ पे Al+3 है और क्या है हमारा Al+3 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए सबका। तो इसका 11 पे होता है 1 लॉस किया तो 10, 12 पे होता है 2 लॉस किया तो 10, 13 पे होता है 3 लॉस किया 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा एल्युमिनियम का, तो साइज सबसे कम। साइज सबसे क्या होगा? कम। तो साइज सबसे कम होगा तो क्या होगा? साइज सबसे कम होगा मतलब एल्युमिनियम का साइज सबसे कम, तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? साइज सबसे ज्यादा सोडियम का, फिर Mg+2 का और फिर Al+3 का। ठीक है, मतलब साइज सबसे ज्यादा किसका हो गया? सोडियम का, क्योंकि एटॉमिक नंबर कम है तो साइज ज्यादा है। तो सोडियम Mg+2 और Al+3। जल्दी से इसको लिखिए, फिर क्वेश्चंस देते हैं आपको। जल्दी से लिखिए, फिर क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, अब देखिए जल्दी से क्वेश्चन देते हैं। ये सारे क्वेश्चन को आपको बनाना है, ये सारे क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of size। अरेंज द फ्लोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या? साइज। मतलब साइज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सजाना है। क्वेश्चन हम दे देते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, आई है, आई माइनस, आई और आई प्लस, इसमें साइज किसका ज्यादा होगा? H प्लस H और H माइनस में किसका होगा? Fe+3 और Fe+2 में किसका ज्यादा होगा? Cl माइनस, Cl प्लस और Cl में किसका ज्यादा साइज होगा? ठीक है, फिर है N माइनस, N प्लस और N में किसका ज्यादा साइज होगा? फिर C-4, F माइनस और O-2 में किसका साइज ज्यादा होगा? F माइनस, H माइनस और Cl माइनस में किसका ज्यादा साइज होगा? H माइनस, O-2, F माइनस में किसका ज्यादा साइज होगा? Li+2, Mg+2 और Al+3 और K प्लस में किसका ज्यादा साइज होगा? तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग करिए। अब नेक्स्ट क्लास में यहाँ आज बहुत टॉपिक खत्म किए हम, अब इसके आगे आपको पढ़ा देंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, आगे हम बात करते हैं।